जय हिंद दोस्तों। हम आइए हमारा जीके जीएस के डिस्कशन वीडियो में आइए आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ क्या करिए कि सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का। तो और यहाँ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पे अनेकों आपको डिस्कशन मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम वगैरह में आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो अलबरूनी था, जो इतिहासकार था, वो मोहम्मद गजनवी के काल अवधि काल का क्या था, यह इतिहासकार था। हालांकि यह अलबरूनी ही नहीं, इसके अलावा फिरदौसी, याद रखना है कि फिरदौसी था, उत्वी था, फरूखी भी था। याद रखना ये चार व्यक्ति थे, यानी कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फरूखी, ये चार मतलब व्यक्ति इसके समय में आए थे महमूद गजनवी के। और ये याद रखना है कि जबकि अलबरूनी के अगर बुक के अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका किताब का नाम है तहकीक हिंद। क्या नाम है आपको? तो याद रखना होगा कि तहकीक हिंद कहा जाता है, या तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। किताबुल हिंद, या फिर उसको हिंदी में कहा जाता है कि भारत की खोज। याद रखना है कि भारत की खोज। हालांकि यह मध्यकाल में, याद रखिएगा, भारत की खोज इस पुस्तक का नाम है। लेकिन ये अगर आधुनिक काल में अगर बात करेंगे हम लोग तो जवाहरलाल नेहरू का जो भी पुस्तक है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज, वहाँ पे उनका है। जबकि यहाँ पे आएगा तो ये किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, ये इस तीन नामों से ये पुस्तक जानी जाती है। उसी तरह से अगर इनका दरबार में मतलब जो आया हुआ था फरूखी, या ना है एक मतलब फिरदौसी था। तो फिरदौसी द्वारा लिखा हुआ किताब कौन सा है? तो याद रखेगा आपको कि नामा जो था पुस्तक, वह फिरदौसी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। उसी तरह से अगर उत्बी की बात करेंगे तो उत्बी भी एक किताब लिखा हुआ था। याद रखें, तहकीक मतलब उसको किताबुल नासिरी जो है, किताबुल, याद रखें, किताबुल नासिरी लास्ट में मिलेगा आपको, किताबुल नासिरी, ये उत्बी के द्वारा लिखा हुआ मतलब पुस्तक है। जबकि किताबुल हिंद कहेगा तो अलबरूनी के द्वारा लिखा हुआ। अब बात करते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण किया हुआ था? तो इसने 17 बार टोटल आक्रमण किया हुआ था। हालांकि यह लगभग कब किया हुआ था? तो याद रखना है कि लगभग 1000 ईस्वी से लेकर, मतलब 1000 से ईस्वी से लेकर 1000 लगभग 35-27 ईस्वी तक ले यह भारत पे आक्रमण करता है। टोटल 17 बार किया हुआ था। हालांकि इसका सबसे मतलब प्रसिद्ध अगर अथी था तो याद रखना है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, जो कि शिव जी का मंदिर था, उस पर इसका आक्रमण माना जाता है। और लूट के जाने के क्रम में जाटों द्वारा कुछ ये किया हुआ था कि धन इसमें लूट लिया गया था। सबसे अंतिम आक्रमण अगर महमूद गजनवी के देखा जाएगा तो याद रखेगा वो 1027 ईस्वी में जो हुआ था, कौन सा, जाटों के विरुद्ध उसका युद्ध था। तो ये सबसे अंतिम इसका युद्ध जाना जाता है, याद रखना होगा क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो अम्लीय वर्षा है, मुख्य कारक कौन सा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं तथा नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, तो SO2 हो गया, और प्लस में ये क्या हो गया कि नाइट्रस के ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे NO2, यही दो गैस के कारण से होते हैं अम्लीय वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये अम्लीय वर्षा होती कैसे, यानी कि इसका pH मान क्या होता है? तो जैसे ही जल का, यानी कि H2O का, जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम होता है, तो यह अम्लीय वर्षा होती है। याद रखना। जबकि मिट्टी की अम्लीयता पूछेगा तो इसको पलट दीजिए, 6.5, यानी कि मिट्टी के अम्लीयता का, यानी कि अम्ल होता है और 6.5 होता है, जबकि वर्षा का होता है 5.6 होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अम्लीय वर्षा में ये कैसे कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, यानी कि ये जो है SO2, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकली? तो आपको कारखानों के जो है चिमनी वगैरह से, वहाँ से निकला, और गाड़ियों के धुआं वगैरह ये सब में से वहाँ से निकला। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की क्या करेगा? H2O जल के साथ में योग करेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएगा, साथ ही साथ समुद्र के जो जलवाष्प में जाएगा ऊपर, तो ये दो आपस में मिलकर के क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। याद रखना। तो ये आपका बना लेता है H2SO4 में, ये संतुलन हो गया आपका, देख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1, तो सल्फर 1 हो गया, और उसी तरह से यहाँ से SO2 यहाँ यानी कि 2 यहाँ लगाएंगे तो संतुलित हो जाता है। तो ये याद रखना है कि SO2 ही जल से साथ करके क्या बनता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, यानी कि H2SO4। इसको गंध का अम्ल भी कहा जाता है, याद रखना। उसी तरह से आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 क्या करेगा? आपको जल के साथ संयोग करके यह क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाता है, यानी कि HNO3। याद रखना है, HNO3, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल ही आपके क्या है? यह अम्लीय वर्षा है, और यही क्या करती है कि नुकसान कराती है। अब ये क्या करती है, जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है तो नदी वगैरह में जब यह चली जाती है तो याद रखना है कि क्या होता है कि उसमें मछलियाँ वगैरह का भी रहने के लिए अनुकूल नहीं रहता है, मछलियाँ भी मरने लगती है। साथ ही साथ मिट्टी के क्या करता है कि ज़्यादा अम्लीय कर जाता है, तो फसल उत्पादन वगैरह में दिक्कत आने लगती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो अभी संगमरमर वगैरह कैसे, ताजमहल का संगमरमर का वह पत्थर है, तो याद रखना है कि उसका भी
पीला रंग इसने करने लगा है। और अम्लीय वर्षा का चेहरा वगैरह पे ये सब रहता है तो जलन वगैरह सब पैदा कर देता है। तो याद रखना है, फोरा फोरा हो जाता है ये कहीं ना कहीं ये सब होता है। तो ये अम्लीय वर्षा यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 इसी के कारण होता है। और इसका pH मान हम आपको बता दिए कि क्यों होता है। अब इस तरह से अगर इसको अम्लीयता वर्षा को सुधार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि SO2 के हमें क्या होगा, उत्पादन हमें कम करना होगा, जिसके कारण यह अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है कि राज्यपाल को जो पदच्युत करने के लिए क्या है कि भारतीय संविधान में कोई भी विधि का मतलब इसमें प्रदान नहीं किया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये राज्यपाल का ये पद याद रखेगा कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद या फिर निर्वाचन याद रखे कहाँ से लिया गया, तो आपको कनाडा से लिया गया है ये राज्यपाल का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का ये निर्वाचन वगैरह ये सब कहाँ से लिया गया, तो USA से लिया गया है। हमने बोला आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन तो USA से, लेकिन राष्ट्रपति के अगर पद की बात करेगा तो ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से। उसी तरह से निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, जब सिर्फ निर्वाचन यानी कि अमेरिका से आप पद की बात कर रखे हैं तो ब्रिटेन से। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन राज्यपाल के ऊपर ही। तो यहाँ पर राज्यपाल से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा राज्यपाल का मतलब अनुच्छेद कितना में है, तो आपको 153 में देखने को मिलेगा। अगर इनका बात करते हैं कि रकानी कायो और ये सस, यही इसका मतलब क्या होता है कि आपको ट्रिक होता है राज्यपाल का पद के बारे में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये होता है कि 153 से शुरू होता है और ये आपको देखने को मिलेगा 159 अनुच्छेद तक ले मिलेगा। तो 153 में क्या है कि राज्यपाल के पद के बारे में दिया गया। उसी तरह से मतलब का के मतलब होता है कि कार्यपालिका शक्ति, यानी कि 154 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल ही होता है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है वास्तविक रूप से, तो आपको CM होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। उसी तरह से आपका इसमें क्या है कि नियुक्ति, मतलब क्या हो गया, नियुक्ति। याद रखिएगा राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि नियुक्ति होता है। कौन नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो याद रखिए 155 अनुच्छेद के तहत हो गया राज्यपाल का आपका क्या, राज्यपाल का नियुक्ति के बारे में। उसी तरह से यहाँ पे 56 में क्या हो गया आपका कि कार्यकाल होता है, यानी कि 5 वर्ष होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत ये सब होते हैं। साथ ही साथ याद रखें यहाँ पर जो आपको, तो ये 53, 54, 55 और ये 56 अब योग्यता यानी कि ये 57 वाला में, तो 57 अनुच्छेद में 157 याद रखेगा। तो 157 अनुच्छेद में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि योग्यता के बारे में, यानी कि राज्यपाल को बनने के लिए आपकी उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आपको 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। साथ ही साथ 35 वर्ष का होना चाहिए, साथ ही साथ भारत का एक नागरिक होना चाहिए। और जिस राज्य का वह मतलब राज्यपाल बनना चाहता है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ वह विधानसभा का सदस्य यानी कि योग्यता इतना रखता हो तभी जाकर वह मतलब वह क्या होगा कि राज्यपाल हो सकता है। उसी तरह से 58 अनुच्छेद में अगर बात करेंगे तो उसके शर्तों के बारे में है, यानी कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए राज्यपाल। ये तरह से कुछ इसमें दिया गया है। उसी तरह से 59 वाला में याद रखेगा, सबसे 59 वाला में यानी कि ये 100 वाला में, तो याद रखना इसमें शपथ के बारे में दर्शाया गया, यानी कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाएगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है कि, यानी कि उस जिस राज्य में राज्यपाल बनेगा उस राज्य के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वही इनको राज्यपाल को मतलब शपथ दिलाते हैं। हालांकि राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3.5 लाख रुपये आप याद रखेगा। अगर यही केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल यानी कि उप प्रशासक बनता है तो आपको 1,10,000 रुपये याद रखेगा, 1,10,000 उनका दिया मतलब है। तो इस तरह से आप हमने लगभग आपको राज्यपाल के बारे में जो ये ट्रिक था आप ध्यान से रखिएगा कि रकानी कायो असस यही होता है, यानी कि 153 से लेकर 159 तक ले अनुच्छेद तक जाता है। तो ये आप इस पर भी ट्रिक पर बैठाकर यहाँ से क्वेश्चंस के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल जो होता है वह क्या करता है कि सोलर ऊर्जा को क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो क्या होती है कि जो प्लेटें होती है, यहाँ पर जब यह प्लेटें लगी हुई रहती है तो इस पर क्या होती है कि सूर्य की किरणें यहाँ से जब यहाँ परावर्तित होती है और आती है तो इस पर टकराती है। तो याद रखना यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे और चालक के रूप में रहते हैं। और जो प्रकाश आती है याद रखना किसके रूप में आती है, तो फोटोन के रूप में आती है। किस रूप में आती है, तो फोटोन के रूप में आती है। प्रकाश याद रखिएगा तरंग के साथ साथ क्या है, एक कण भी है और कण में उसको फोटोन माना गया है। जबकि तरंग के रूप में हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया था, जबकि फोटोन का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो यही फोटोन उस पर पड़ती है और पढ़ने के पश्चात ये क्या होती है कि मतलब जो सौर ऊर्जा यानी कि ऊर्जा है, यानी कि फोटोन जो ऊर्जा है वह क्या हो जाती है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सोलर सेल से क्या होती है मतलब से है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह से अगर यह पत्तियों पर पड़ता है, यानी कि पेड़ पौधा का यह पत्ती पर अगर यह पड़ता है तो याद रखिएगा वो क्या करता
करती है, यानी कि सौर ऊर्जा को क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना है कि ये सौर ऊर्जा में और प्लेट सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक के रूप में उसमें लगा हुआ रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों का, यानी कि यह हड्डी का, याद रखेगा। यानी कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करते हैं कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है कि ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाई जाती है। उसी तरह से मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूटीन होता है, अंडा में अल्बुमिन्स होता है, और एथी में ब्लड में हिपैरिन फाइब्रिनोजन होता है, जबकि दूध में केसिन होता है। ये सब आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा कि इसमें क्या पाया गया है। उसी तरह से अब बात कर लेते हैं कि यहाँ हड्डियों में, तो हड्डियों में याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। और फास्फोरस किस रूप में रहती है, तो फास्फेट के रूप में रहती है। अब यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट हमने आपको बता दिया, यानी कि CA3, इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 यही होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, यानी कि हड्डियों में रहता है। अब बात कर लेते हैं कि हड्डियों में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना होगा कि आपको जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत होती है, यानी कि सबसे। अब बात करते हैं सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा जो कि यहाँ पे मनुष्य का क्या होता है कि कॉलर के पास में, यहाँ पे कॉलर के पास में जो हड्डी होती है उसको कैल्विक बोन कहते हैं, जिसको ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है। ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। उसी तरह से अगर बात करते हैं सबसे मतलब ये पतली हड्डी कौन सी होती है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यानी कि पतली हड्डी, तो MIS, यानी कि ये मिस जो कान में होता है। M का मतलब मेलिकस हो गया, I से मतलब इनकस हो गया, और S का मतलब हो गया स्टेपिस। तो यही होता है स्टेपिस, जो है स्टेपिस। तो आज स्टेपिस आपका जो हड्डी होती है काफ़ी पतली होती है। उसी तरह से अब बात करते हैं सबसे मोटी और लंबी हड्डी के रूप में, वो पैरों की हड्डी होती है। याद रखना कि जो पैर की जो हड्डी होती है तो वही होता है, ये वाला कौन हो गया हमारा, फीमर हो गया हड्डी। तो ये कौन सा हमारा जो है फीमर हड्डी, याद रखेगा, वह पैर की होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है और मोटी हड्डी होती है। उसी तरह से अगर चौड़ी हड्डी की बात करेगा, चौड़ी में जैसे हम लोग बैठते हैं यहाँ पे सीट पर, तो याद रखेगा यहाँ पे कैल्विक बोन पाया जाता है, यानी कि पैल्विक याद रखेगा, पैल्विक हड्डी सबसे चौड़ी हड्डी होती है, याद रखेगा। जबकि सबसे कठोर भाग कौन सा होता है शरीर का, तो याद रखना है कि वह एनामिल होता है, क्योंकि दांतों के ऊपर में इस तरह से जो एथी में बना हुआ काफ़ी रहता है, तो वह एनामिल होता है, जो कि वो याद रखना है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो सबसे कठोर उसको माना जाता है। तो इस तरह से हमने हड्डियों के बारे में जो उससे जुड़ा हुआ था हमने आपको बता दिया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं टोटल कितना होते हैं, तो 206 हड्डियाँ होती है। हालांकि जो प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि शिशु अवस्था में कितना होती है, टोटल 300 होती है। बाद में धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट होते होते आपस में 206 हड्डियाँ हो जाती है। उस तरह से अगर सिर का बात करेंगे सिमटी में, तो कपार में आपको कितना होती है, 8 होती है। उसी तरह से कान में कितना होता है, 6 हो गया, तो 8 6 14, ये आपको 14 हो गया। उसी तरह से चेहरा में भी आपको 14 देखने को मिलता है, तो 14 14 कितना हो गया आपको, 28 हो गया। और एक आपको फांसी देते समय एक बोन होती है, हाइड बोन होती है, उसका नाम है, जो टूट जाती है, तो वह हाइड बोन, यानी टोटल कितना आपको खोपड़ी में देखने को मिलेगा, तो 29 हड्डियाँ आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखना होगा। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं हड्डियों के बारे में। हालांकि हड्डियों से उर्वरक वगैरह भी काफ़ी अच्छा में उत्पादन होता है, यानी कि बनाई जाती है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, तो अगला क्वेश्चन ये हम लोग का कहता है कि जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने किसको, तो हर्षवर्धन को क्या हुआ था, हरा दिया था। याद रखना है कौन सी नदी पे हटाया हुआ था, तो नर्मदा नदी पे हरा दिया था। याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय ने, जैसे इसने हराया था इसको हर्षवर्धन को, तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर का उपाधि लिया हुआ था। याद रखना कौन सा उपाधि लिया था, परमेश्वर का उपाधि इसने धारण कर लिया हुआ था इसको हराकर। साथ ही साथ इसने याद रखेगा पुलकेशिन द्वितीय ने जैसे इसको हर्षवर्धन को हराया, हराने के पश्चात में ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो पुलकेशिन जो द्वितीय हर्षवर्धन के यहाँ कन्नौज यानी कि कानपुर वाला क्षेत्र में हरा दिया था, क्योंकि इसकी राजधानी चालुक्य वंश का क्या तापी हुआ करती थी। यहाँ से इसने हराया था यहाँ पे कानपुर वाला क्षेत्र में, और नर्मदा नदी के तट पर। साथ ही साथ याद रख, हालांकि नर्मदा नदी उधर हो गया, जबकि नर्मदा नदी इधर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में, तो इधर में हराया था। हालांकि हर्षवर्धन के यहाँ पे कन्नौज वाला राजधानी क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि कानपुर में। तो याद रखना इसी तरह से उसने क्या हुआ था, पल्लव वंश का शासक था, यानी कि यहाँ पे याद रखेंगे पल्लव वंश, यानी कि लगभग तमिलनाडु वाला क्षेत्र में है। तो याद रखना यहाँ पे उसने पल्लव वंश के शासक जो था महेंद्र वर्मन को भी हरा दिया था। और चूंकि पल्लव वंश के राजधानी यहाँ पे कांचीपुरम हुआ करती थी, तो इसने जब इधर हराया था चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने, तो उसने कांचीकोट का उपाधि धारण किया हुआ था। कैसे, क्योंकि उसने उसकी राजधानी कांचीपुरम में हरा दिया था, इसलिए उसने कांचीकोट का उपाधि धारण किया हुआ था। लेकिन जैसे ही पल्लव वंश का मतलब मृत्यु हो गया महेंद्र वर्मन प्रथम का, और उसके बाद उसका बेटा आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखने का उस बेटा का क्या नाम था, नरसिंह।
नरसिंहवर्मन प्रथम, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मुँह से बोल देते हैं। तो याद रखिए नरसिंहवर्मन प्रथम जो था उसने फिर अपने पिता का बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय को, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा इस पे आक्रमण किया यहाँ पर इसके कांचीपुरम में, तो उसने वापस उसको खरीद करके ले गया। कहाँ पे लेके गया, तो कहीं याद रखना वहीं पे उसका वातापी में हरा ले गया, और वातापी में ले जाकर उसको मार करके उसने अपना पिता का बदला ले लिया। और पुलकेशिन द्वितीय को जैसे ही हराया तो उसने भी अपना उसकी राजधानी में, चूंकि जो हराया था वातापी में, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया था आपको वातापी कुंड का उपाधि धारण किया हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना होगा। और ये चालुक्य वंश का वातापी का ही महानतम शासक में पुलकेशिन द्वितीय को जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया हुआ था, उसने हर्ष CU की पुस्तक लिखा हुआ था। उसको ह्वेनसांग को यात्रियों का पंडित मतलब इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया, साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ साथ एक शिक्षक के तौर पे भी रहा हुआ था। उसने 629 ईस्वी में चला हुआ था, 30 में भारत में पहुंच करके वापस 645 ईस्वी में लौट गया था, याद रखना है। और जैसे ही हर्षवर्धन जाया था ह्वेनसांग हुआ, तो वह सबसे पहले भारतीय राज्य कपीसा में उसने प्रवेश किया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया और परमेश्वर का उपाधि लिया, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हराया और उसने कांचीकुंड का उपाधि धारण कर लिया। लेकिन यही पुलकेशिन द्वितीय किससे हार गया, तो महेंद्र वर्मन का बेटा है नरसिंहवर्मन प्रथम से उसने हार गया, वही उसने उसकी मृत्यु भी कर दिया था मार करके, अपना पिता का बदला पूरा हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो पोर्ट ब्लेयर जो एक राजधानी है वह दक्षिण अंडमान में स्थित है, किसका, अंडमान सागर, याद रखना अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, वह दक्षिण अंडमान में ही पड़ता है। और यह सबसे बड़ा इसका द्वीप, याद रखेगा द्वीप है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको हम बना देते हैं। ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान हो गया। उसके अलावा चूंकि उत्तर साइड में पहले यहाँ पे हम आपको बना देते हैं, ये मध्य अंडमान हो गया, ये मध्य वाला हो गया, और ये वाला उसका ये हो गया आपका थोड़ा साइज में बड़ा बनाते हैं, यानी कि दक्षिण अंडमान हो गया। और ये आपको छोटा सा एक बनाते हैं, तो यह लिटिल अंडमान। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो याद रखेगा ये आपका मध्य अंडमान कौन सा हो गया, मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान हो गया। इसके उत्तर साइड में क्या हो गया आपको, ये उत्तर साइड में है, इसलिए उसको उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है, इसको उत्तरी अंडमान कहा जाता है। उसी तरह से ये नीचे की तरफ में है, तो इसको दक्षिण के तरफ में, क्योंकि आपको याद होगा ये होता है आपका ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो चूंकि मध्य में है तो उसका ये बीच वाला ये मध्य अंडमान हो गया, ऊपर वाला उत्तरी अंडमान और नीचे वाला दक्षिण अंडमान, और ये सबसे नीचे वाला हो गया ये लिटिल अंडमान, किसको जाना जाता है, याद रखेगा सबसे लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा अगर आकार में आपको दिख रहा है तो यही आपको जो दक्षिण अंडमान में है, कौन सा आपका दक्षिण अंडमान में है, और इसी पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी है, और इसका जो हवाई अड्डा भी है वह भी मतलब पोर्ट ब्लेयर यहाँ यहीं पर स्थित है, दक्षिण अंडमान वाला पर ही स्थित है, याद रखना होगा। जबकि उसी तरह से ये लिटिल अंडमान है, तो ये लिटिल अंडमान से जस्ट नीचे साइड में, याद रखेगा इसके जस्ट नीचे साइड में क्या है आपका एक निकोबार देखने को मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, निकोबार। और उसके साथ में इसके सबसे नीचे वाला में तो ग्रेट निकोबार होता है, तो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला में। जबकि 10 डिग्री जो चैनल होता है यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो आपको जो 10 डिग्री चैनल होती है तो याद रखेगा यही आपको इसको अलग करता है, कि ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल, यानी कि ये लिटिल अंडमान और मतलब उसका 10 डिग्री 10 डिग्री जो चैनल होता है आपको यही आपको याद मतलब अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसी तरह से अगर दक्कन पास कहेगा तो याद रखेगा ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन पास, यानी कि दक्षिण अंडमान और ये लिटिल अंडमान को अलग करता है दक्कन पास, जबकि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर, हालांकि ये जो उत्तर में है आपको उत्तरी अंडमान है, उसकी उत्तरी अंडमान के ऊपर साइड में एक याद रखेगा छोटा सा एक और द्वीप बना हुआ है जो कि म्यांमार के अति में चला गया, हालांकि भारत ने उसको दे दिया था। याद रखना है इसका क्या नाम है आपका कोको द्वीप, कौन सा नाम है, तो कोको द्वीप, कोको, ये कोको द्वीप है जो कि म्यांमार के पास में है, तो कोको द्वीप। और ये क्या करता है उत्तरी अंडमान में इसको कोको स्ट्रेट यानी कि कोको जलडमरूमध अलग करता है, भारत और म्यांमार से अलग करता है। ये चीज़ आपको इसमें से ऐसे भी याद रख सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और इससे कुछ जुड़ा हुआ अंडमान और निकोबार का। तो याद रखेगा अंडमान निकोबार का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसको क्या कहते हैं हम लोग कि बैरन है, कौन सा है, तो बैरन है, याद रखेगा बैरन। और बैरन कहाँ पे है, तो याद रखेगा जो कि मध्य अंडमान के पूरब साइड में। जबकि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है यानी कि मरा हुआ ज्वालामुखी, तो आपको नारकोंडम है, कौन सा है, नारकोंडम है, जो कि उत्तरी अंडमान के पूरब साइड में देखने को मिलेगा। तो उत्तरी अंडमान के पूरब साइड में नारकोंडम हो गया, जबकि मध्य अंडमान के पूरब में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आपका ज्वालामुखी हो गया।
और ये वाला सबसे बड़ा वाला हो गया। और इसके नीचे वाला में एक लिटिल अंडमान आपको हम बता ही दिया, और उसके नीचे में एक कार निकोबार, और सबसे नीचे वाला में एक ग्रेट निकोबार होता है। ग्रेट निकोबार वहीं से जहाँ से जिसको सबसे दक्षिणतम पॉइंट है पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, जबकि उस भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है। ये चीज़ याद रखना। और पूर्वी बिंदु कौन सा पड़ता है तो की बितु अरुणाचल प्रदेश में सबसे दक्षिणी वाला तो गौर मुता यानी कि वह गुजरात वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए इस तरह से हमने आपको बता दिया। हालांकि जैसे ही अंडमान निकोबार जैसे ही दिए थे, ये मतलब याद रखेगा किनको दिया हुआ था, तो याद रखेगा इस तरह से। अब हमको कुछ देर के लिए आपको बना देते हैं अंडमान, और ये हो गया आपका निकोबार। तो आपको अंडमान जब मिला हुआ था सुभाष चंद्र बोस को, उसको उन्होंने इसका नाम शहीद द्वीप रख दिया था, और जबकि निकोबार को याद रखेगा वह स्वराज द्वीप रख दिए थे। हालांकि हाल फिलहाल में इसका कुछ द्वीपों का नामकरण हुआ, जैसे कि आपको नील द्वीप जो हो गया अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा, जबकि उसी तरह से हैवलॉक द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा कि विजयनगर, तो अगला क्वेश्चन यही है कि हम लोग का जो है विजयनगर के साम्राज्य पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करना इटली के यात्री कौन था, तो निकोलो कांटी। और किसके समय में यह दरबार में आया हुआ था, तो याद रखना निकोलो जो कांटी इटली का था देवराय प्रथम के समय में आया हुआ था। उसी तरह से अब्दुल रज्जाक और फारस यात्री था वह कृष्णदेवराय के दरबार, और बारबोसा वह भी कृष्णदेवराय के दरबार में ही आया हुआ था। और इसके अलावा अच्युत देवराय जो था तो वह याद रखेगा वह नूनीज जो था अच्युत देवराय के समय में आया हुआ था। तो इसी तरह से हमारा डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।